Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs for December 22nd to December 31st. So let's begin with the first topic. So the first topic is Bureau of Port Security. Now the question arises, what is this Bureau of Port Security? So basically this is a statutory regulatory body which has been constituted under the section 13 of your Merchant Shipping Act of 2025. So we discussed this act in the previous videos. This particular body, it is modeled on the Bureau of Civil Aviation Security. So ये आपको पता होना चाहिए कि जो BCAS है, जैसे आपका एविएशन सेक्टर का है, similarly we will be having the Bureau of Port Security, and it functions under your Ministry of Ports, Ships and Waterways. ठीक है. Now the core mandate here is the regulatory oversight, coordination and enforcement of port and ship security across all the major and non-major ports in India. ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मेजर एज वेल एज नॉन मेजर पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वाज इट क्रिएटेड. ठीक है, सो इंडियाज कोस्टल एंड पोर्ट सिक्योरिटी इकोसिस्टम, इट सफर्स फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, देर आर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व, लाइक वी हैव आवर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, स्टेट मैरीटाइम पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. So because of these multiple agencies, it led to coordination gaps, information silos and uneven security standards across the ports. तो ऐसे में BOPS क्या करता है? इट सेंट्रलाइजेज द सिक्योरिटी ओवरसाइट while allowing the agencies, the operational agencies to continue their roles. तो आपका जो सिक्योरिटी ओवरसाइट है वो उसको हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो जो इंडिया का आपका कोस्टल एंड पोर्ट इकोसिस्टम है, सो इट इज़ सफरिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल मैरीटाइम थ्रेट्स. जैसे कि आपका मैरीटाइम टेररिज्म हुआ, देन आपका ट्रैफिकिंग हुआ, इट कैन बी आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन इलीगल माइग्रेशन स्पेशली वाया द सी रूट्स, then smuggling, piracy, poaching, environmental crimes, cyber threats. So a number of security challenges are there, and at the same time the cargo volumes, inland waterways traffic, private ports, all these are on the rise. So ऐसे में जो आपकी vulnerability है, that is getting amplified. तो ऐसे में एक BOPS जैसी बॉडी होना, रेगुलेटरी बॉडी होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चाहे वो रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट रोल हो, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का रोल हो, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड रोल हो, तो उन सब को एड्रेस करने में BOPS इट इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल. ठीक है, साथ में ही जो इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर है, ठीक है, उससे रिलेटेड यू शुड नो सर्टन फैक्ट्स, लाइक as of 2025 we have 12 major ports and they handle around 53% of the total cargo. ठीक है, we have 217 नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक है, जिसमें से 66 कार्गो पोर्ट्स हैं, एंड दीज प्राइवेट पोर्ट्स स्पेशली लाइक मुंद्रा, सिक्का, दे हैंडल ऑलमोस्ट 19% ऑफ द कार्गो. तो जो स्केल है, ठीक है, द स्केल इट डिमांड्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज वेल एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी गवर्नेंस, जो कि आपका BOPS प्रोवाइड करेगा. साथ ही ये जो हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन है ऑफ 2030, उससे भी अलाइनमेंट है. सो इट विल ऑपरेशनलाइज द सिक्योरिटी पिलर ऑफ दिस विजन, ठीक है, वाया वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. It will secure logistic corridors, then it will lead to ease of doing maritime business, and it will also enable global competitiveness. ठीक है, so please keep a tab on this. So the question is more oriented towards prelims rather than mains. Next is India's export concentration. So there is a paradox here that India's aggregate export numbers, they look strong. ठीक है, आपका चाहे रुपी वीक हो, बट द एग्रीगेट एक्सपोर्ट नंबर्स दे लुक स्ट्रॉन्ग, बट वंस द नेशनल एवरेजेस आर डिसएग्रीगेटेड, ठीक है, आपका जो रीजनल डाइवर्जेंस है
वो सामने आ जाता है, एंड दैट टू दैट रीजनल डाइवर्जेंस इज़ वेरी शार्प इन नेचर। ठीक है, तो वी कैन से दैट द एक्सपोर्ट ग्रोथ इट इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड, इट इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे में जो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेस है इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज बीइंग मास्क्ड, that is being hidden. So this is the paradox here. तो ऐसे में आपकी जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, विच आर दोज टॉप 5 स्टेट्स? स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, देन गुजरात, ठीक है, देन योर तमिलनाडु, कर्नाटका, एज वेल एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट्स दे आर अकाउंटिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, 70% इन्हीं से आ रहा है, और दिस पर्टिकुलर परसेंटेज दिस हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो 65 था 5 साल पहले, वो अब 70 हो गया। एंड द एक्सपोर्ट जियोग्राफी इट इज़ बिकमिंग मोर एग्लोमरेटेड। ऐसा नहीं है कि हम डिस्पर्स कर रहे हैं, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एग्लोमरेटेड। सो जो आपका कोस्टल वेस्टर्न एंड सर्दर्न बेल्ट्स हैं, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। जो वेर एज लार्ज पार्ट्स ऑफ योर नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, दे आर गेटिंग डीकपल्ड। ठीक है, तो ऐसे में why this divergence? So there are global factors also, there are structural factors also. ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट है दैट हैज़ चेंज्ड। जो आपका मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम का ग्रोथ है, दैट हैज़ बीन स्लोइंग डाउन। ठीक है, ऐसे में जो आपका ग्लोबल कैपिटल है, इट नो लॉन्गर चेजेस चीप लेबर बट इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? द रीजन्स विद डाइवर्स सोफिस्टिकेटेड एक्सपोर्ट बास्केट्स दे कैन मूव इन टू हायर वैल्यू गुड्स। ठीक है, वेर एज द रीजन स्टक इन सिंपल वीकली कनेक्टेड प्रोडक्ट्स दे फेस डीप बैरियर्स टू अपग्रेडिंग। ऐसे में द एक्सपोर्ट्स टुडे दे रिवॉर्ड एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ रादर देन क्रिएटिंग दैम। तो जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है, और वो यही स्टेट्स हैं जो कर सकती हैं, तो वो फर्दर उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं इस डाइवर्जेंस को। ठीक है, तो जो हमारा क्लासिकल अजम्पशन हुआ करता था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इट विल लीड टू फैक्ट्रीज, इट विल लीड टू मोर मास एम्प्लॉयमेंट, सो दैट इज ब्रेकिंग डाउन, राइट? सो देर इज अ डिसिसिव शिफ्ट टूवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव ऑटोमेशन हैवी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसे में हम बोल सकते हैं इंडिया इज एक्सपोर्टिंग वैल्यू नॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अभी इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? इट इज़ लीडिंग टू मोर कैपिटल ओवर लेबर। ठीक है, तो इट इज़ लीडिंग टू मोर कैपिटल ओवर लेबर। सो द wage share in your net value added, the NVA, it is getting compressed as the productivity gains that are getting accrued to your capital owners. ठीक है, then the financial geography is also reinforcing this divide. वो कैसे? जो RBI का आपका CD रेशो है, दैट इज़ योर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, दैट ऑल्सो इज एक्सपोजिंग दिस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। द एक्सपोर्ट हब्स लाइक योर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दे हैव अ CD रेशो ऑफ मोर देन 90%। उनका CD रेशो हाई है। दिस शोज दैट लोकल सेविंग्स दे आर फाइनेंसिंग योर लोकल इंडस्ट्री, वेर एज द हिंटरलैंड स्टेट्स जैसे आपका बिहार हुआ, ईस्टर्न यूपी हुआ, देयर द CD रेशो इज लेस देन 50%. दिस शोज दैट द सेविंग्स दे आर फ्लोइंग आउट टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स। तो ऐसे में आपका एक परवर्स कैपिटल ड्रेन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ये जो डिवाइड है इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर वाइडेंड, राइट? देन अब सवाल ये उठता है कि इसके क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, दैट व्हाट एक्सपोर्ट्स कैन रियलिस्टिकली इंडिया डिलीवर इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। पहली चीज़, हाउ टू मेजर प्रोग्रेस बियॉन्ड एग्रीगेट ट्रेड नंबर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, then third thing that we have to understand that how to address regional financial and capabilities asymmetries. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हमें जिसके ऊपर ध्यान देने की नीड है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक
You can use this as a case study in your essays. You can use this as a case study in your mains answers as well, right? Next, now the third topic that we are going to discuss is why manufacturing has lagged in India. ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है, मैनी एक्सपर्ट्स ऑल्सो रेज दिस इशू दैट in countries like China, in countries like South Korea, the manufacturing, it has become the engine of growth, it has become the engine of jobs, technological upgrading, whereas in India the manufacturing share in your GDP that has stagnated, and even it has lost ground to sector like services. तो ऐसे में it explains why India's structural transformation has remained incomplete. Although India is showing economic growth, but हमारा जो structural transformation है that is incomplete. ठीक है, तो what could be the reason for this? So that we are going to discuss. So first of all, the economist Arvind Subramaniam, he argues that the high public sector wages in India, they have pulled the labor away from manufacturing and raised the economic wide wage and price levels. ठीक है, तो वो बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं एक फ्रेमवर्क जिसका नाम है द डच डिजीज़ फ्रेमवर्क. सो ही एक्सप्लेन दैट द लॉजिक इज़ कि बिकॉज ऑफ हाई गवर्नमेंट वेजेस, ठीक है, आपके हाई जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इट स्ट्रगल्स टू मैच द वेजेस एट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी. आपकी प्रोडक्टिविटी लिमिटेड है, तो ऐसे में वेजेस को मैच करना दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दिस सेक्टर. चीपर इम्पोर्ट्स दे रिप्लेस द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपके चीपर इम्पोर्ट्स दे आर रिप्लेसिंग योर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एंड द एज द रियल एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट्स द एक्सपोर्ट्स दे लूज देयर कॉम्पिटिटिवनेस. हेंस द मैन्युफैक्चरिंग इट गेट्स क्राउडेड आउट. ठीक है, नॉट बाय नेचुरल रिसोर्सेज बट बाय द स्टेट पॉलिसी. तो इसमें वो आपके स्टेट पॉलिसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं. नाउ many experts say that this explanation is incomplete. ठीक है, why they do so? Because they say that the Dutch disease, this particular framework, it was designed for resource windfalls, not for democratic policy choices. तो अब क्वेश्चन ये उठता है, if the wages were high, why didn't manufacturing innovate to raise the productivity levels? ठीक है, and to sustain them obviously. तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ये बताती है दैट द अपोजिट आउटकम शुड अकर. ठीक है, तो ऐसे में द न्यू थ्योरी सामने आती है दैट इज़ द मिसिंग इंड्यूस्ड इनोवेशन थ्योरी. ठीक है, वो क्या बोलती है दैट हायर वेजेस एंड लेबर स्कैरिसिटी इट फोर्सेस द फार्म्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसी वजह से जो हाई वेजेस हुए, लेबर स्कार्सिटी हुआ, दिस ड्रॉव ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लेटर द प्रोडक्टिव ग्रोथ इन योर जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी एक्सेट्रा. हाउएवर इंडिया ने फेल्ड टू कन्वर्ट दिस वेज प्रेशर इनटू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग. तो वो ठहराते हैं रिस्पॉन्सिबल कि हमने जो हमारा वेज का राइजिंग वेज से जो प्रेशर पड़ा उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में. ठीक है, इंस्टेड ऑफ इनोवेटिंग, हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने क्या किया, वी हैव ट्राइड टू रिलाई ऑन अबंडेंट चीप लेबर. फर्स्ट थिंग, वी हैव इन्वेस्टेड inadequately in capital and technology. Second thing, we have accepted the low productivity equilibrium. ठीक है, तो जो ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज हुई उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया टू रिप्लेस दिस राइजिंग लेबर कॉस्ट, और हमने क्या किया, हमने उस चीप लेबर ट्रैप में, ठीक है, वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के फेस में अपना रिलायंस उस चीज़ पर बढ़ा लिया. राइट. सो अब ऐसे में जो हमारा डिलीमा है दैट रिफ्लेक्ट्स टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वीक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग, ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन लेबर अबंडेंस. राइट, और उसका क्या अब कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है दैट द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दैट इज लिमिटेड इन नेचर एंड इनइक्वालिटी इज ऑल्सो
राइजिंग। तो द क्रक्स जो एसेंस अब निकल के आ रहा है, द एसेंस इज दैट डच डिजीज फ्रेमवर्क के हिसाब से इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि दिस वाज ड्यू टू पॉलिसी फेलियर और ड्यू टू स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है। जबकि अब जो ओपिनियन निकल के आ रहा है दैट इट इज़ नॉट सिंपली सम स्टेट इंटरवेंशन और मार्केट फेलियर रिलेटेड प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो kind of a developmental path that never forced firms to innovate, ठीक है। तो हमारी जो दिक्कत ये रही, हमने कोशिश ही नहीं की कि अपन हमारे फर्म्स इनोवेट हों, वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करें खुद को, राइट। सो अगेन important topic from your mains point of view that you can use this argument in various case as case studies also, right. So moving ahead now. So this is important now. Aravlis have been in the news. The Supreme Court recently posted its order related to the definition of Aravlis. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे दैट विड बी मोर academic in nature. So first of all, the question arises, what are the Aravlis? So Aravlis, they are nothing but the one of the oldest mountain systems in the world. तो इनका pre-Cambrian origin है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड दे स्ट्रेच अक्रॉस ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर, ठीक है। आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सो दीज ऑल स्टेट्स आर कवर्ड एंड दे आर हैवीली इरोडेड। डिस्पाइट दिस फैक्ट दे रिमेन इकोलॉजिकल irreplaceable. Why? They are of significant importance for your northwestern as well as northern India, ठीक है। तो क्या है वो फैक्टर्स? तो पहली चीज़ है, इट एक्ट्स एज अ डेजर्ट शील्ड। डेजर्ट शील्ड तो आपका एक फिजिकल बैरियर बनाते हैं जो आपका थार डेजर्ट सैंड्स हैं उनका ईस्टवर्ड स्प्रेड रोकने के लिए, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो ऐसे में जो आपकी डस्ट लोडिंग है वो रुकती है एंड जो आपकी एयर क्वालिटी है दिल्ली एनसीआर रीजन में, एडजॉइनिंग प्लेन्स में, दैट रिमेन्स ऑफ नॉर्मल नेचर, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम माइनिंग करेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो ये बैरियर वीकन हो जाएगा और डस्ट स्टॉर्म्स, डेजर्टिफिकेशन, ये सब बढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज डेजर्ट शील्ड। सेकंड इज योर रेनफॉल मॉड्यूलेशन। रेनफॉल मॉड्यूलेशन ऐसे में क्या होता है कि जो ये रेंज है, अरावली रेंज, इट हेल्प्स ट्रिगर एंड रिटेन लोकल रेनफॉल। सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर योर एग्रीकल्चर एंड योर वेरियस सेटलमेंट्स इन सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है। अब ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द अरावलीज, मल्टीपल गैप्स हैव बीन क्रिएटेड लाइक इन योर अजमेर, झुंझुनू, महेंद्रगढ़ बेल्ट। तो ऐसे में जो आपकी क्लाइमेट बफरिंग कैपेसिटी है दैट हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। थर्ड, वाटर सिक्योरिटी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो जो अरावली रॉक्स हैं दे आर हाईली फ्रैक्चर्ड एंड पोरस, तो दिस अनेबल्स डीप पर्कुलेशन ऑफ द रेन वाटर। तो वो हेल्प करता है एक्वीफायर्स को सस्टेन करने में, सीजनल रिवर्स को सस्टेन करने में, एंड दे एक्ट एज अ मेजर वाटरशेड डिवाइड, ठीक है। तो दिस इनविजिबल ग्राउंड वाटर रिजर्व इट इज़ वेरी वाइटल फॉर सिटीज़ लाइक गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोना एक्सेट्रा इन हरियाणा, ठीक है। देन biodiversity and ecological connectivity. So they support these Aravlis, they support dry deciduous scrub savanna ecosystem. They host 22 wildlife sanctuaries, ठीक है। जैसे आपका रणथंभौर हुआ, सरिस्का हुआ, मुकुंदरा हुआ, so these are tiger reserves also. And these small hillocks they act as wildlife corridors. अब माइनिंग करेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कॉरिडोर्स दे विल श्रिंक। सो अब ऐसे में दिस माइनिंग कंट्रोवर्सी इज़ ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब अगर आपने सेंटर ने की कमेटी ने 100 मीटर एलिवेशन की डेफिनेशन दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, तो ऐसे में 90% ऑफ द आपकी रेंज इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोटेक्शन। तो क्या होगा उसका नतीजा? देर विल बी फास्टर डेजर्टिफिकेशन, इट विल लीड टू एक्वीफायर डैमेज, इट विल लीड टू ड्राइंग अप ऑफ द लेक्स, सो द एयर क्वालिटी विल डिटेरियोरेट, ठीक है। तो चाहे अभी पॉज हो गया हो चीज़ें, बट ये चीज़ हमें सोचने की है कि अरावलीज में, ठीक है, ऑब्वियसली दे कंटेन स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल, टंगस्टन एक्सेट्रा, जो कि हमारी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए दे आर ऑफ अटमोस्ट
इम्पोर्टेंस, बट ऐसे में सवाल उठता है, एक ट्रेड ऑफ क्रिएट होता है बिटवीन इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड मिनरल सिक्योरिटी। तो हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? नंबर वन, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकंड, आवर फोकस शुड बी ऑन टाइट रेगुलेशन, टाइट रेगुलेशन, ठीक है। एंड थर्डली, साइंस बेस्ड अट्रैक्शन, साइंस बेस्ड, ठीक है। ऐसे रैंडमली नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्टडी के बेसिस पे देयर शुड बी अ साइंस बेस्ड एक्सट्रैक्शन इफ एनी, ठीक है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, Akash NG, so it has completed the user evaluation trials, ठीक है। So the next generation Akash, it is an advanced your short to medium range surface to air missile system which has been developed by DRDO, right, and it is for primarily for the Indian Air Force, ठीक है। तो इट इज़ बिल्ड ऑन द ओरिजिनल आकाश प्रोग्राम, जो कि आपके इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आता है, विच वाज पाइनियर्ड बाय APJ अब्दुल कलाम। तो सबसे पहली चीज़ तो व्हाट आर दीज यूईटीज़, यूईटीज़ होते क्या हैं? सो दीज आर द फाइनल एंड मोस्ट क्रिटिकल टेस्टिंग फेज। अगर आप कोई भी डिफेंस एक्विजिशन करते हो तो उसमें ये सबसे लास्ट स्टेप होता है और मोस्ट क्रिटिकल टेस्टिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो जो आपके एक्चुअल यूजर्स होते हैं, लाइक इन दिस केस IAF, so they will be operating the system and the validation will be done against there are certain requirements such as the provisional staff qualitative requirements। तो डिफरेंट सिनेरियोज में, लाइक लो एल्टीट्यूड, नियर बाउंड्री, लॉन्ग रेंज, हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स, तो इन कंडीशंस में जो रियलिस्टिक कम्बाट सिनेरियोज हैं उसमें आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो आपके डेवलपमेंटल ट्रायल्स हुए, आपके यूज़र असिस्टेड ट्रायल्स हुए, उसके बाद यूईटीज़ की बारी आती है। तो ऐसे में दिस आकाश NG UET वॉज इम्पोर्टेंट। अब सवाल उठता है क्यों आकाश NG एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इंडियन डिफेंस सेक्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आकाश की रेंज थी दैट वाज 30 किलोमीटर, ठीक है, ये अब अपग्रेड हो गई है 70 किलोमीटर में, ठीक है। सेकेंड, इट इज़ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल, तो बेटर स्टोरेज, बेटर मोबिलिटी, फास्टर डिप्लॉयमेंट। थर्ड, इट हैज़ स्मॉलर ग्राउंड फुटप्रिंट, तो ऐसे में द डिस्पर्सल इट वुड बी ईजियर, सर्वाइवेबिलिटी वुड बी हाई, ठीक है। देन वी हैव इंडिजिनाइज द RF सीकर, तो ऐसे में द एक्यूरेसी इट विल बी इम्प्रूव्ड, राइट। And it has also been designed specifically to counter modern aerial threats like your drones, UAVs, cruise missiles, fighter jets, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनती हैं इस टॉपिक में, दैट वन इज़ रिलेटेड टू UATs, ये क्या होते हैं, दूसरा आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिगार्डिंग आकाश NG। नेक्स्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो so what are these electoral trust? So electoral trust, they are the registered non-profit, so these are non-profit in nature. These are registered non-profit entities which are created to collect donations from eligible donors and channel them to political parties, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी, तो डोनर्स इनको देंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे इन अ रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो ये पहले आपका UPA 2 के दौरान इन 2013 इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, ठीक है, वो प्रोमिनेंस में आ गए थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टक डाउन किया है इन February 2024, दीज अगेन हैव गेन्ड प्रोमिनेंस, दीज इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रैप हुए तो ऑब्वियसली द कंपनीज, द प्राइवेट कंपनीज, दे रिटर्न टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट एज द प्राइमरी कंप्लायंट रूट टू गिव पॉलिटिकल डोनेशंस, ठीक है। तो अगर हम फिगर्स देखें तो 2023 में 5 ट्रस्ट दे हैड 1218 करोड़ रुपीस, ठीक है। सो now in 2024 the amount it increased to 3800 crores, and 3 trusts they account for almost 98% of the total donations, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इसमें आपका अब कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें आती हैं, लाइक हु कैन फॉर्म एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो यहाँ पर एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, दे कैन सेट अप इलेक्टोरल ट्रस्ट। सेकेंड चीज़, हु कैन डोनेट,
under the section 17 of the income tax act, Indian citizens, companies registered in India, firms, HUFs, association of persons. So and the donations, they must be traceable in the sense, so the PAN for residents is required, passport for the NRIs, that is required. ठीक है. कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स हैं, लाइक दे हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 3 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट. एट लीस्ट 95% ऑफ द एनुअल रिसीट्स दे मस्ट बी डोनेटेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अंडर योर RPA 1951. ठीक है. लेस देन 5% शुड बी यूज्ड फॉर एडमिन एक्सपेंसेस. ठीक है. द मोड कैन बी check, bank draft or electronic transfer only, and these funds, they cannot be used for the benefit of your trust members. So this is important. Okay. Then audited accounts, they need to be filed annually, and there is mandatory disclosure of your donors as well as recipients. ठीक है. एंड द रिपोर्ट्स, दे हैव टू बी सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज टू द CBDT. तो यहाँ पर जो गौर करने की चीज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देयर इज़ नो डोनर एनोनिमिटी हेयर, नो डोनर. ठीक है, एनोनिमिटी. अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड से कंपेयर करो इस चीज़ को, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एनोनिमिटी थी, राइट. Next topic, that is ISRO's LV-M3M6 mission. So ये मिशन क्या है? So basically ISRO launched its heaviest ever payload using the LV-M3 rocket under the M6 मिशन. तो LV-M3 तो रॉकेट है, M6 मिशन का नाम है. एंड दिस अंडर दिस मिशन इसरो इट प्लेस द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, ठीक है, विच वॉज ऑलमोस्ट ऑफ 6,000 kgs इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट. तो लो अर्थ ऑर्बिट हमारी अप्रॉक्सीमेटली 520 किलोमीटर्स होती है. सो दिस सैटेलाइट इट वॉज बिल्ट बाय AST स्पेस मोबाइल. सो इट इज़ बेस्ड इन US and it is the largest commercial communication satellite which will be deployed in LEO. ठीक है. तो जो आपका डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी होती है 4G 5G वॉइस डाटा वीडियो एक्सेट्रा, सो वो इसके थ्रू इट विल बी डन. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं, दैट वाई दिस पर्टिकुलर लॉन्च इज स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट स्पेशली फॉर इंडिया. तो पहली चीज़, एक तो ये हमारा हैवीएस्ट सैटेलाइट हो गया जो इसरो ने किसी भी ऑर्बिट में पुट किया, ठीक है. सो पेलोड का रिकॉर्ड हो गया. सेकंड, कॉमर्शियल क्रेडिबिलिटी. तो दिस इज़ थर्ड मेजर कॉमर्शियल हैवी लिफ्ट मिशन आफ्टर योर OneWeb launches which occurred in 2022. एंड इट ऑल्सो कम्स आफ्टर रशियाज लॉन्च एग्जिट, ठीक है, यूक्रेन वॉर की वजह से जो हुआ है, एंड टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ योर ESAs एरियन 5. तो ऐसे में इसरो एंटर कर गया आपकी ग्लोबल हैवी लिफ्ट कमर्शियल मार्केट में, ठीक है. तो अब इसरो अपनी क्रेडिबिलिटी एनहांस कर रहा है थ्रू दिस काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है. तो जो आपका SpaceX का आपने सुना होगा, Falcon 9 हुआ, आपका ESA का Ariane 6 हुआ. सो दीज आर सम ऑफ द हैवी लॉन्चर्स, ग्लोबल हैवी लॉन्चर्स. तो हमारा क्या है, हम हैवी प्ले लोड डिलीवर कर सकते हैं एट लोअर कॉस्ट. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो रिलायबल. तो अगर इसरो इस चीज़ को मेंटेन कर पाता है, तो इंडिया की जो पोजीशन है कॉमर्शियल कॉन्स्टलेशन मार्केट पे, इट इज़ गोइंग टू सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड इन द कमिंग टाइम्स, राइट. सो नेक्स्ट, इजराइल्स recognition of Somaliland. तो Somaliland is basically a self-declared republic in the Horn of Africa. ठीक है. It broke down from Somalia in 1991 after the collapse of Siad Barre's regime there. ठीक है. It has a population of around 6 million and it has its own currency, passport, elected government, etc. And it is of relative more stability as compared to Somalia. ठीक है. लेकिन it has lacked formal international recognition, and Israel became the first country to recognize this particular country. अब सवाल उठता है कि ये क्यों किया इजराइल ने, दैट इज़ द क्वेश्चन हियर. US ने नहीं रिकॉग्नाइज किया हुआ. तो ये इस चीज़ को हमें ऐसे देखना चाहिए दैट इट इज़ नॉट अ सिंबॉलिक मूव.
ठीक है, सिंबॉलिक मूव नहीं है, बट इट इज़ स्ट्रैटेजिक एंड इंटरेस्ट ड्रिवन। वाई इट इज़ इंटरेस्ट ड्रिवन? सबसे पहली चीज़ जो ये आपको फोकस करना है कि लोकेशन, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सो सोमालीलैंड की जो वैल्यू है, इट लाइज इन इट्स लोकेशन। सो सी, इट लाइज नियर योर गल्फ ऑफ एडन, आपके गल्फ ऑफ एडन के पास है, बिल्कुल नियर द बब मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, द बरबरा पोर्ट, इट लाइज क्लोज टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल शिपिंग कॉरिडोर्स। तो जो आपका कॉरिडोर लिंक कर रहा है यूरोप को एशिया से, रेड सी को इंडियन ओशियन से, तो ऐसे में इज़राइल के लिए क्या ऑफर करता है? मैरीटाइम एक्सेस बियॉन्ड द मेडिटेरियन। ठीक है, इट ऑल्सो एड्स, इट ऑल्सो गिव्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ नियर द रेड सी रूट्स। ठीक है, तो जो ट्रेड रूट्स दे आर गेटिंग इंक्रीजिंगली बीइंग थ्रेटन्ड बाय कन्फ्लिक्ट, ऐसे में एक आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, फिर सोमाली लैंड, इट इज़ ऑल्सो क्लोज टू येमन। येमन, जहाँ की आपके हाउदी मिलिटेंट्स, दे कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, right? UAE, it also operates a military port and airstrip in Berbera, so it is already being used for regional security operations। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर प्रेजेंस होना इज़राइल की, तो एक तो आप अपने मॉनिटर कर सकते हैं हाउदी एक्टिविटी को। ठीक है, सिमिलरली यू विल बी हैविंग अ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, स्पेशली इन योर वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड रेड सी थिएटर। तो जितने भी आपके ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, उनको काउंटर करने के लिए इजराइल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो important and again two things: one is your Somaliland related factual information, second the strategic significance that you can use in your mains answers. Assam's Karbi along violence, तो अभी फ्रेश वायलेंस erupted in western Karbi Anglong, which also led to certain deaths, injuries, right? तो the unrest, it is due to land rights as well as eviction demands। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। तो जो आपका ये वेस्टर्न करबी एंगलोंग है, इट फॉल्स अंडर योर करबी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द 6th schedule of the constitution, and it provides autonomy as well as land protection in the ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज। ठीक है, तो जो आपका 6th schedule है, उसका एम ही है दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल लैंड ओनरशिप, वी नीड टू फोकस अपॉन सेल्फ गवर्नेंस। तो अब क्या हो रहा है कि जो कार्बी ग्रुप्स हैं, ये जो सेटलमेंट है ऑन द PGR लैंड्स, ऑन द VGR लैंड्स, तो दे आर व्यूइंग दिस एज अ इरोजन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, तो ऐसे में द इंसर्जेंट ग्रुप्स दे हैव ऑपरेटेड हेयर सिंस द लेट 1980s। तो वो डिमांड करते हैं कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट। ठीक है, बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया दैट वी ऑल्सो रिक्वायर ग्रेटर ऑटोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंटिमेंट हैं, जो प्रेजेंट सेंटिमेंट्स हैं, वो इस हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से, कि आपका लोगों को लगता है कि आपका डेमोग्राफिक चेंज अकर हो रहा है, आपके जो लैंड है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो जो बाहरी सेटलर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम बिहार, बंगाल एंड नेपाल, सो वो इशू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ अ लैंड बेस्ड इशू। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना व्हाट इज 6th schedule, व्हाट आर दीज ऑटोनोमस काउंसिल्स, एंड एज अ केस एग्जाम्पल यू कैन ऐड दिस करबी एंगलोंग, Assam's Karbi Anglong as a case study. Fake rabies vaccine in India. So the countries, number of countries, especially Australia, UK and US, they have issued advisory warning travelers vaccinated for rabies in India to check if additional doses are required। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपकी एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, ठीक है, बाय द नेम ऑफ हाई रेब। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि देयर हैज़ बीन काउंटरफिट पैकेजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वैक्सीन एंड इट माइट हैव गॉट सर्कुलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो ऐसे में दिस बिकम्स वेरी अलार्मिंग बिकॉज रेबीज इज़ नियरली 100% फेटल इफ वंस द सिम्टम्स अपीयर। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है that what is rabies. So we all know that it is a viral zoonotic disease that affects the central nervous system, and it is transmitted mainly through the saliva of infected animals. ठीक है, चाहे वो by bite हो, scratching हो, licking हो. ठीक है, and it is caused by the lysa virus. ठीक है, लाइसा वायरस से कॉज होता है, एंड द वंस द सिम्टम्स अपीयर्स एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ 100% फेटल, बट इट इज़ एंटायरली प्रिवेंटेबल। क्यों? अगर आपको करेक्ट पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इट कैन बी एंटायरली प्रिवेंटेड। तो प्राइमरी सोर्स इंडिया में इसका डॉग्स ही हैं, लेकिन ये कैट से भी हो सकता है, मंकी से भी हो सकता है, बैट से भी, जो भी वाइल्ड कार्निवोर्स हैं दे कैन बी द कैरियर्स। ठीक है, तो वायरस इट विल ट्रैवल फ्रॉम द वुंड टू योर पेरिफेरल नर्व्स एंड फाइनली टू द ब्रेन, एंड दिस इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इट कैन बी डेज, इट कैन बी मंथ्स ऑल्सो। सो इट विल डिपेंड अपॉन कितना काटा है, कहाँ काटा है, कितना वायरल लोड है, वुंड की क्या क्वालिटी है। ठीक है, सिम्टम्स दे इंक्लूड फीवर, हेडेक, नोजिया, पेन, then there can be fear of water, that is hydrophobia, excessive salivation, hallucination, paralysis। तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इंडिया इट अकाउंट्स ऑलमोस्ट 36% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स। ठीक है, एंड चिल्ड्रन स्पेशली बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज दे फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द विक्टम्स। तो इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं दैट इज़ द डिलेड ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर आते हैं जैसे वुंड वॉशिंग ना करना, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन्स। ठीक है, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड दोज ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज। तो आपके अब वापस हम उस इशू पे आते हैं। तो जो ये वैक्सीन थी अभारिब, सो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। सो इट इज़ अ PSU सब्सिडरी ऑफ योर NDDB। तो January 25 में द कंपनी इट हैड फ्लैग्ड वन बैच, सेड दैट इट हैड अल्टर्ड पैकेजिंग एंड इट हैड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द रेगुलेटर्स एज वेल एज द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अबाउट इट। तो रेड हुई कुछ सिटीज़ में, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, आगरा एक्सेट्रा, एंड टेस्टिंग की गई उन प्रोडक्ट्स की। तो ये पाया गया दैट द कंटेंट्स दे वर ऑफ जेन्युइन वैक्सीन। ठीक है, तो इट वॉज नॉट अ फेक फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो ये तो समझ आती है दैट इट वॉज नॉट अ फेक फॉर्मुलेशन एंड इट वॉज ओनली अ डाइवर्जन ऑफ द गवर्नमेंट सप्लाई बाय अ फेक आउटर पैकेजिंग। ठीक है, तो वैक्सीन की एफिकेसी पे कोई डाउट नहीं है, सिर्फ पैकेजिंग इट वॉज काउंटरफिट इन नेचर, सो देर वॉज ओनली डाइवर्जन, राइट। नेक्स्ट is on nanobots, how nanobots may enable targeted cancer treatment. So one of the scientists in Indian Institute of Science, he has developed magnetic nanorobots that can navigate deep inside the tumors and deliver highly targeted therapy. तो जो आपके करंट लिमिटेशन है कैंसर ट्रीटमेंट में, उसमें इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो क्या होता है कि बेसिकली आपके जो ये नैनोबॉट्स हैं दे आर ऑफ हेलिक्स शेप्ड। ठीक है, हेलिक्स शेप के हैं एंड दे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द बैक्टीरियल फ्लैजेला। जैसे बैक्टीरियल फ्लैजेला के शेप होता है सिमिलर। तो दे विल एक्ट एज नैनो स्विमर्स, so they will move like a corkscrew through your blood and dense tissues as well as your cells, and they will be guided externally using magnetic fields. तो कोई आपका पावर सोर्स नहीं चाहिए, ऑनबोर्ड पावर सोर्स नहीं चाहिए। सो दे आर मेड अप ऑफ सिलिका विच इज़ बायो कंपेटिबल एंड द टिप इट इज़ मेड अप ऑफ सम आयरन और मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वो आपका फंक्शन करेंगे डिलीवरी व्हीकल्स की तरह। तो आपका ड्रग्स को आपके सरफेस के ऊपर या टिप के ऊपर दे विल बी कैरिंग देम एंड दे विल डायरेक्टली डिलीवर दीज ड्रग्स टू द ट्यूमर साइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज वेल एज ट्यूमर्स, दैट इज़ द डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी, कि जहाँ पर जो भी आपका टिश्यू सेल डैमेज्ड है सिर्फ उन्हीं तक पहुँचाना। ठीक है, सो ड्यू टू दीज मैग्नेटिक नैनोबॉट्स देयर वुड बी प्रेफरेंशियल बाइंडिंग टू द कैंसर सेल्स एंड द हेल्दी टिश्यूज दे विल बी स्पेयर्ड।
तो जो साइड इफेक्ट्स होता है ट्रीटमेंट का ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट और ट्यूमर ट्रीटमेंट, सो दैट विल बी it will be helpful in addressing those challenges. ठीक है, so this is in general you should know about what is nanobots, what is nanotechnology and related things. England's year of the blooming octopus. So basically in England the conservation groups they have labeled to 2025 as the year of the blooming octopus because of unprecedented sightings along the southern coast. Okay, so what is an octopus? That is important from your prelims point of view. So it is a marine invertebrate, so it belongs to the class cephalopoda. ठीक है, जिसके आपके स्क्विड्स होते हैं, कटल फिश होती हैं, cephalopoda. ठीक है, and it is 8-armed animal with no external shell. So obviously they have a soft body and it is found in all oceans from shallow coastal waters to deep sea. ठीक है, and they are highly intelligent, among the smartest invertebrates. They have advanced nervous system. ठीक है, they have exceptional camouflage. They can change color, they can change texture, they can change pattern in milliseconds, and they have tremendous defense mechanisms, like they release certain type of inks, they have rapid jet propulsion systems, they can regenerate their lost arms, right? And they have important ecological role as well. So they act as a mesopredator in your marine food webs. They feed on crabs, lobsters, mollusks, and they are also a food for your larger fish, sharks, marine mammals, etc. तो जो आपका marine ecosystem है, especially your trophic cascades, so they can significantly reshape if there is change in the octopus numbers, right? Karnataka's new bill to punish social boycott. So recently, the Karnataka Legislative Assembly passed the Karnataka Social Boycott Prevention, Prohibition and Redressal Bill of 2025, and it criminalizes social boycott by the caste or community bodies. ठीक है, so there would be imprisonment as well as fine penalty would be given. So पहली चीज़ तो है what count as a social boycott. ठीक है, social boycott होता क्या है? So this particular law, it treats this boycott as a criminal offense. It is not only a civil wrongdoing but also a criminal offense, and number of things have been included in the collective exclusion. For example, denial of work, denial of business, denial of services, then refusal of personal or social relations or professional relations, bar on participation in social, religious or community life, interference with marriage rituals, etc., denial of access to schools, hospitals, places of worship, economic and social severance enforced by community bodies. So जो ये discrimination है, तो the point that has to be noted that this is not just caste based. We are moving away from caste. ठीक है, so on the basis, if the exclusion is on the basis of morality, it is on the basis of political inclination, sexuality or any other kind, so that is also included in this particular bill. So who is liable? Now the question arises that not just the enforcer, anyone who incites, influences, votes for or participates in the decisions imposing the boycott, she is also criminally liable. तो ऐसी कोई भी मीटिंग अगर आप कन्वीन करते हो टू डिसाइड अ बायकॉट, सो दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल असेंबली. एडिंग एंड अबेटिंग in this particular crime, that is also punishable. So this is also targeting the informal decision making structures, तो जो कि हेल्प करते हैं ये बायकॉट इम्पोज करने में, राइट? So now the question arises, who will enforce it? So the police, they can register FIR, they can investigate. So the police, they can remove barricades, obstructions which are used to enforce a boycott. Then social boycott prohibition officers of group A rank, they will be set up, and they will be used to detect offenses, to report cases and to assist the courts.
So this particular law, this has been of very much significance in states like Karnataka, because of repeated incidents involving exclusion, violence related to that, especially for your Dalits and intercaste couples. ठीक है, तो इसलिए एक significant bill है. So this is what we wanted to discuss in the today's session. So in the subsequent sessions we will be taking the January current affairs. Thank you.